मेरी रिपोर्टिंग मेरे लिए सिर्फ एक बीइंग अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं थी, वो शायद उससे कुछ आगे हो गई थी। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि चलो मैं यात्रा कवर करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं निकल जाऊँगी। मैंने पहला वीडियो किया तो माफी मांगी क्या पहले कि मैं दिल्ली से बयां कर रहा हूँ चीजें। आई हैवंट सीन योर वीडियो बट मैं वी शेयर द कॉमन फीलिंग। मुझे माउंटेन सिकनेस है, यू कांट ईट एनीथिंग दैट टाइम, आप यू फील लाइक प्यूकिंग एंड ऑल। सो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में क्या हासिल कर रहे हो, किस कॉस्ट पर। नुकसान होना था, अग्रीड। सड़क तो सबको चाहिए ना, इसके लिए कोई किसी ने मना ही नहीं की। मैं कम से कम वो तो कर सकती हूँ ना वहां जाकर, चाहे वो दिखे, चाहे वो बिके, चाहे वो ना बिके, आई डोंट केयर। एंड व्हाई शुड नॉट वी बी एंगर्ड विद दिस। एसडीएम ने उन्हें कहा कि अच्छा दरार तुम्हारे घर में आई है तो तुम इसकी छत गिरा दो। लेकिन उसके बाद जब वहाँ नेशनल मीडिया पहुंचा, जब सब चीजें होनी शुरू हुई, तो फिर उसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और आपको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये जोशीमठ की उस समय की तस्वीर थी। जोशीमठ वाज ऑल अलोन व्हेन आई रीच्ड देयर। उस रिपोर्ट के चलने के बाद मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि वी वांट टू गिव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीस पीपल। मुझे एक दो यंग लड़के वहां पर मिले, उन्होंने कहा कि मैडम ठीक है, कोई नहीं, और मस्ती में, कोई वो किसी ग्रीफ में नहीं थे। अगर सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर बात करो तो देश में अगर हिंदुओं की 80% आबादी है तो उस 80% आबादी का ग्रेट लॉस इस समय घट रहा है यहाँ पर, और उस 80% आबादी को दर्द नहीं होता। क्या जरूरी है और क्या लग्जरी है, उसके बीच एक डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस नहीं हुआ जिसकी कीमत जोशीमठ चुका रहा है। वैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, कुछ उस तरह का होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो अब तक दिखी नहीं है। नमस्ते जी, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका NMF न्यूज़ पर। और हमारे साथ मीनाक्षी खंडवाल हैं और मुझे किसी तरह की परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप टीवी में लगातार लोग आपको देखते आए हैं। और अब टीवी के बाद जो आपने अपना काम शुरू किया है, मतलब यूट्यूब में, आप लोग भी ज़रूर देखिए। मीनाक्षी खंडवाल का अपना चैनल है, इसी नाम से, फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। और जो कवरेज हाल के समय में इन्होंने की, वैसे तो मैं टीवी के दिनों से जानता हूँ और अलग अलग, चाहे आपका पाकिस्तान जाना रहा हो, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन पर देखा था। श्रीदेवी वाले मामले पर मैंने आपको एक बार ट्वीट भी किया था, आपने वो लाइक भी किया था। ये आज से 3-4 साल पहले की बात है कि आप में वो चीज़ें भी हैं जब आपको कहीं जश्न के मौके पर जाना है, और आप में वो चीज़ें भी हैं जहाँ पर थोड़ी सी आपको गंभीरता चाहिए और आप सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से चीज़ों को नहीं कह सकते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ कहने की भी टीवी की जो भाषा है उसकी भी बड़ी आलोचना हुई है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मतलब उस तरीके से भी आपको देखा है। और अब जब हमने आपको ये करते हुए देखा, जब आपने जोशीमठ को बयां किया अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, और जैसा मैं लोगों को कह भी रहा था, आपको भी मैंने बताया कि आपसे पहले जो लोग गए शायद उनके पास खबर जा रही थी, या लोग उन पर सिर्फ ऐसे बात कर रहे थे उनसे कि भाई कोई आया है, इससे बात शेयर करनी है। लेकिन आपके साथ उन्होंने दर्द भी बांटा, भावनात्मक रूप से भी आपके साथ जुड़े, जो मुझे सबसे बड़ी USP लगी आपके जाने की वहाँ पर। तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, ये तय कैसे हुआ? क्योंकि जैसा हम अभी बात भी कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आप उसको कवर कर रही थी, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था, और डिजिटल में आकर आदमी नंबर्स तो देखता ही है कि कौन सी स्टोरी मतलब पे ऑफ क्या कर रहा है। तो ये फैसला कहाँ से लिया गया कि अब जोशीमठ जाना है और भारत जोड़ो यात्रा को यहीं पर अभी विराम दे देती हूँ, जबकि भारत जोड़ो यात्रा इसी प्रेमाइसेस में थी जहाँ पर आप रह रही हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए शुरुआत से। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रोहित, इतने अच्छे से मुझे मेरे बारे में सबको बताने के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू NMF न्यूज़ ऑल्सो, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर मैं जोशीमठ के लोगों की आवाज़, उनके कंसर्न्स और आगे डिटेल में जो बात करेंगे वो रख पाऊँगी। मैं रोहित इस पूरी जर्नी को आई विल से डिवाइन इंटरवेंशन। कई बार कुछ चीज़ें नियति जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ होना है वो ऐसे होगा, और शायद आप उसके लिए एक मीडियम बन गए। क्योंकि जोशीमठ का कवरेज मेरे लिए सिर्फ एक कवरेज नहीं था। जोशीमठ की मेरी रिपोर्टिंग मेरे लिए सिर्फ एक बीइंग अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं थी, वो शायद उससे कुछ आगे हो गई थी। मैं उसे शब्द नहीं देना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 प्योर फीलिंग फॉर योर पीपल, फॉर योर प्लेस, फॉर मदर नेचर, फॉर माउंटेन्स, फॉर रिवर्स एंड ऑल दैट। मैंने 25 या 26 तारीख के आसपास दिसंबर में सोचा था कि मुझे, क्योंकि जोशीमठ लगातार मेरे पास न्यूज़ फीड में रिफ्लेक्ट हो रहा था, सोशल मीडिया के जरिए आ रहा था, मेन स्ट्रीम में नहीं था, और मेरा लास्ट वर्किंग डे 30 दिसंबर था।
तो ऑफिशियली जब तक आप एक संस्थान से मुक्त ना हो जाएं तो आप एकदम ऐसे नहीं निकल सकते थे। तो मैंने ये तय किया था कि 30 तारीख को मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा और न्यू ईयर पड़ेगा। लेकिन अब ठीक है, बहुत सारे न्यू ईयर हमने मस्तियों में और पार्टीज में सेलिब्रेट कर लिए, लेकिन इस बार अगर आप अपने लोगों के बीच है, उनकी तकलीफ को लोगों के सामने रखने का एक आपने सोचा है, विचार आपके मन में आया है, तो यू शुड गो फॉर इट। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं 31 को निकलूंगी और 1st, 2nd, 3rd तक वहाँ रहूंगी और भारत जोड़ो से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, दिस वॉज द आइडिया, क्योंकि 3rd को राहुल गांधी फिर से रेज्यूम अपनी यात्रा करने वाले थे और क्योंकि वो मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में था तो मुझे लगा आई शुड गो। लेकिन हुआ ये कि मुझे लगा मैं जोशीमठ जाऊंगी और क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सिचुएशन क्या है अभी मुझे पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद रास्ते कैसे होंगे, कितना आप ड्राइव कर पाओगे, क्योंकि जब आप माउंटेन रेंज में जाते हैं बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत कट टू कट हो रहा है, सो लेट्स कंप्लीट भारत जोड़ो यात्रा का स्ट्रेच। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उस समय तक अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर ये सिचुएशन हो रखी है जो मुझे जाने के बाद दिखाई दी, क्योंकि दिल्ली में बैठ के आपके सामने भी शायद नजरिया उतना ही था कि अच्छा कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, बट यू नो गवर्नमेंट विल सी, या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ का प्रशासन है, वो देख लेगा। मुझे उसकी कितनी वो ग्रेव सिचुएशन है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि चलो मैं यात्रा कवर करती हूँ और नेक्स्ट डे मैं निकल जाऊँगी। 3rd को मैंने यात्रा कवर की और क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपना डिजिटल काम करना शुरू किया है, मेरे पास कुछ सामान भी नहीं था, मेरे पास कोई सेटअप या इवन माइक भी नहीं था। माइक तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप ले ही सकते हैं, इवन अगर आप टीवी और डिजिटल की दुनिया में हैं, ऑलरेडी ले ही लेना चाहिए था अब तक तो। लेकिन मुझे वो समय भी नहीं मिल पाया कि यू नो आई कैन गो आउट एंड शॉप फॉर द स्टफ। 3 तारीख को मैं शायद घर पहुंची हूँ 6-7 बजे के आसपास शाम को, यात्रा कवर करके। फिर वो सब अपलोड करना, ये वो सब काम चल रहे थे। एक फ्रेंड ने मुझे माइक दिया कि जब तक तुम जा रहे हो ये तुम मेरा सामान ले जाओ, उसने अपना सेटअप मुझे दिया। ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, वो सेटअप काम ही नहीं कर पाया। मेरा मूड इतना खराब उस वक्त कि यार मैं इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, लोग भी देखेंगे तो हंसेंगे कि क्या ये है, इतनी बड़ी जर्नलिस्ट रही है, 14-15 साल टीवी में काम किए, क्या ये भिखारियों की तरह निकल गई है ऐसे। मतलब सीरियसली यू नो ऑल दैट कम्स टू योर माइंड, क्योंकि वो सारे लोग जिन्होंने मुझे हमेशा बड़े चैनल्स में काम करते हुए देखा है, वो आपको एक अलग तरह से देखते हैं, है ना। वो आप उनके लिए कई बार लार्जर देन लाइफ भी होते हैं, बीइंग एन एंकर एंड फेस ऑफ द न्यूज़ एंड फेस ऑफ द ब्रांड। तो जब आप इस लेवल पर होते हैं और जब आप इस लेवल पर आके काम करते हैं ना, तो वो जो बीच का जो दायरा होता है ना, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस, आपको लेकर बहुत सारे सवाल विचार, इफ्स एंड बट्स, ट्रोलिंग कमेंट्स, बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी कि नहीं मीनाक्षी खंडवाल, तुमको लोग एक तरह से जानते हैं, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, यू हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, तुमको एक लेवल पर जाकर करना होगा। अब मैंने सोचा क्या मैं एक दिन डिले करूं, पर मुझे लगा यार खबर है, खबर रुकनी, ये वही ट्रेनिंग जो आपकी होती है ना टीवी में पत्रकारिता की, कि खबर नहीं छूटनी चाहिए नो मैटर व्हाट। मैं कहा ठीक है देखते हैं, रास्ते में ऋषिकेश में या कहीं पर कोई तो भी गैजेट सेंटर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, वहाँ से माइक खरीद लेंगे या वहाँ से जो भी आपको 2-3 छोटी मोटी चीज़ें स्टैंड वगैरह लेना है वो सब कर लेंगे। सो हम निकले, लेकिन अगेन क्योंकि जर्नी इतनी लंबी थी जोशीमठ की, आपको 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना था दिल्ली से, तो मुझे वो सब समय नहीं मिला कि मैं वो सारी चीज़ें खरीदूँ और सब काम करूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखी जाएगी, लेट इट बी, देखते हैं क्या होगा। इस तरह का रिस्पांस आएगा ये नहीं सोचा था। तो मतलब मुझे ये लगा कि चलो यार ठीक है, अगर एक वीडियो चल गया तो मैक्स टू मैक्स यूट्यूब पे अगर लोगों ने देखा तो शायद 4000 व्यूज़ आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे, ट्विटर पे डाला तो हो सकता है शायद 10,000 आ जाएंगे, इंस्टा पे थोड़े 12-13 हज़ार हो जाएंगे। इतनी ही मेरी सोच थी उस समय। मतलब आप ये था आपके बैक ऑफ द माइंड, एक सबकॉन्शियस ये कह रहा था कि हाँ, कि नंबर्स इसके किस तरीके से नंबर्स को, लेकिन मैंने इसलिए नहीं सोचा कि उससे मुझे क्या हासिल होगा। नंबर्स मैं इस लिहाज से सोच रही थी कि क्योंकि मैं आई एम नॉट वेल इक्विप्ड। तो जैसे एक होता है ना कि जिस दिन आप बहुत मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो आप प्रॉपर तैयार होके तरीके से जाते हैं, और अगर आप ऐसी जीन्स पहन के निकल लेते हैं और आपको लगता है कि यार आई एम नॉट लाइक रेडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट, तो आप सोचते हैं यार जाके बस शक्ल दिखाकर वापस आ जाएंगे। तो शायद एक वो चीज़ मेरे जहन में थी कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ या मेरे पास इक्विपमेंट वैसा नहीं भी है, कोई नहीं, थोड़े बहुत लोग देखेंगे, पर उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये रिपोर्टिंग ज़रूरी थी, इसलिए मैं ऐसे बिना तैयारी के ही वहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची पहले ही दिन मैंने एक ट्वीट किया कि मैं जोशीमठ के रास्ते में हूँ और ये वो, शायद उस ट्वीट को दिल्ली में भी कुछ लोगों ने देखा होगा या कुछ होगा, तो मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि तुम कहाँ हो, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये कौन लोग थे? बिल्कुल अनजान?
इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जैसे कजन्स हो गए। अच्छा। कई बार ऐसा होता है ना, देखो हम बीइंग अ पहाड़ी वी कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। हम लोग हमेशा ना उस गिल्ट में जीते रहते हैं यहाँ दिल्ली में रहते हुए कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या यू नो हमारे लोग अकेले हैं। मैंने पहला वीडियो किया तो माफी मांगी क्या पहले कि मैं दिल्ली से बयां कर रहा हूँ चीजें। आई हैवंट सीन योर वीडियो बट मैं वी शेयर द कॉमन फीलिंग कि अगर मैं यहाँ रह जाती और मैं यहीं बैठकर वीडियो बनाती रहती, ट्वीट करती, फेसबुक पर लिखती, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। Exactly. मेरी आत्मा ने मुझे इस कदर झकझोर दिया कि भाई तुम्हारे पास माइक नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ जाओ, देख कर आओ और यहाँ पर आकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। सो दिस वॉज माई ओनली इंटेंशन एट दैट टाइम जब मैं निकल रही थी। तो ऐसे ही कई साथियों ने मैसेज किया कि अरे यार हमको बता देते, हम साथ चल लेते, क्योंकि एक तो ड्राइव भी बहुत लंबी थी। तो आपने खुद किया? होता है ना, थोड़ा मैंने खुद किया, बट देन पहाड़ों पर मतलब चलाने की पहाड़ों में, क्योंकि हमारे वहाँ के ये बताना भी जरूरी है कि मतलब जैसे ही आप देवप्रयाग से आगे निकलते हो आपको पहाड़ बिल्कुल पूरी तरीके से खुदे हुए मिलेंगे और मतलब एक बहुत आसान रास्ता नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। मतलब लोगों को एडवेंचर लग सकता है कि भाई एक तरह का एडवेंचर, पर आप जिंदगी अपने हाथों में लेके चल रहे हो। और ऑब्वियसली जब आपको अलकनंदा का शोर सुनाई देता है तो फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ गाड़ी चला रहे हो। तो हाँ वही हुआ। मतलब आई थिंक मैंने ऋषिकेश और उसके आगे तक जहाँ तक प्लेन्स थे वहां तक चलाया, पर जैसे ही वो वाला रेंज शुरू हुआ देवप्रयाग के बाद वाला, तो मैंने हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा भाई माफ करो, यहाँ तो नहीं चल पाएगी गाड़ी। एक जगह जहाँ पर आपने रोक कर, मतलब एक कहूँ कि आपने जो आप श्रीनगर के आसपास बैठकर आपने जो एक वीडियो बनाया, वो आई थिंक मुझे याद है मैंने उस पर लिखा भी था कि पत्रकारिता को इस तरह के प्रयोगों की आवश्यकता है, जो मतलब कि क्योंकि उसमें टीवी वालों में सब कुछ ध्वस्त होता हुआ देख रहा था। जो आपने कहा कि एक होना चाहिए जहाँ पे आप एक कि ना उस पर कोई बैकड्रॉप है उस तरीके, हालांकि क्योंकि आप बैठी ऐसी जगह पे जहाँ पे पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है, तो बैकड्रॉप अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन उसमें आपने किसी चीज की फिक्र नहीं की कि भाई चलो जैसा है लेट इट बी एज कैंडिड एज इट कैन। तो वो क्या वो ये बताने के लिए कि भाई मैं रास्ते पर निकल पड़ी हूँ और आपको जुड़े रहना है यहाँ से आगे तक मेरे साथ, क्योंकि सच बता दूं? हाँ सच कितना सच बता सकते हैं? पूरा यहाँ पे तो आप पूरा सच बता सकते हैं। आप ही के लोग दर्शक परेशान तो नहीं हो जाएंगे? नहीं क्यों परेशान होंगे? मुझे माउंटेन सिकनेस है, मुझे बहुत ज्यादा माउंटेन सिकनेस है। पहाड़ी है? हाँ मैं पहाड़ी हूँ। सब मुझे ऐसे ही कहते हैं कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा एंटी पहाड़ी डीएनए जाती हैं। तो ठंड पे लोग बोलेंगे अरे यार कैसे पहाड़ी हो, तुम्हें इतनी सर्दी लगती है, फिर बोलेंगे कि देख रहा हूं लोगों को यहाँ पे ये ग्रेटर नोएडा की ठंड लग रही है। हाँ सो ठीक है, मतलब मैं हूँ उस कैटेगरी में, ये कटु सत्य है जी। तो जैसे ही माउंटेन्स की वो ऐसे वाले घुमाव शुरू होते हैं, तो आई एम लाइक अ डेड पर्सन दैट टाइम। और इसीलिए जब माउंटेन की कवरेज होती है ना, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसकी ट्रैवलिंग का, क्योंकि जिस समय आप ट्रैवल कर रहे होते हैं उसी सेम टाइम पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उसी सेम टाइम पर आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपने रिसोर्सेज से बात कर रहे होते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन जुटा रहे होते हैं एट द सेम टाइम उस ड्राइविंग वाले टाइम में, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम दैट यू हैव। आप वो पूरा खाका खींच रहे होते हैं कि मुझे स्पॉट पे पहुंचते ही क्या करना है, कैसे करना है, और मेरी रिपोर्ट्स कैसे प्रोसेस होंगी। आई मीन दैट इज द टाइम ऑफ वेरी प्रेशियस टाइम ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग योर थिंग्स। सो मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली जब मैं माउंटेन्स पर होती हूँ तो मेरे लिए ये टाइम पूरा बेहोशी की अवस्था में जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिक हो जाती हूँ उस टाइम पर। तो उस दिन हुआ भी ऐसा कि क्योंकि एक दिन पहले यात्रा कवर की थी तो उसकी थकान थी, देन उस दिन वहाँ पहुँचे तो मुझे माउंटेन सिकनेस बहुत ज़्यादा हो गया, भयंकर माइग्रेन, प्लस यू कांट ईट एनीथिंग दैट टाइम, आप यू फील लाइक प्यूकिंग एंड ऑल। तो उस स्पॉट मतलब उस दिन हम रुकते गए, तो उस स्पॉट पे भी हमने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन शुरू हो चुकी थी, तो ये हुआ कि थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है। फिर जब वहाँ रुके तो सांस क्या वहाँ, तो फिर मतलब चारों तरफ जो देखा तो ऐसा लगा कि यहीं रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो आई जस्ट स्टॉप देयर। फिर मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें मुझे भेजनी थी, कुछ फोटोज़ और कुछ जो मैंने वीडियोज़ लिए थे, तो मैंने लैपटॉप वगैरह खोला और वो मुझे ऑल ओवर सडन ये फीलिंग आई कि ओ माई गॉड वेयर आई हैव रीच्ड। आई वॉज इन स्टूडियो में कैसे हम काम करते थे, कैसे न्यूज़ देते थे, स्टूडियो से मैं निकली और अभी मैं फील्ड पर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना ग्रैंड स्टूडियो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। डेप्थ है, बताओ कितनी डेप्थ चाहिए। टीवी में होता था ना कि कुछ भी अगर न्यूज़ कवरेज है तो आपके पीछे वो बड़े बड़े सेट लग जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का अगर इलेक्शन है तो लाल किला आ जाएगा, महाराष्ट्र का है तो वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा, या कोई भी और सिटी है तो उसका कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा। आप तो अयोध्या भी गई थी, राम मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा आपके पीछे। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा ओ माय गॉड लाइफ हैज गॉन रियली रियल, मतलब इतना रियल
कि इतना ग्रैंड स्टूडियो कि जहाँ पर बस आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको देख के लगेगा कि हर जगह एक कहानी कहने के लिए है। अगर मैं वहीं बैठकर भी लाइव रिपोर्टिंग शुरू करती तो मेरे पास इतनी चीज़ें थी कहने के लिए, बट देन अगेन अगर मैं वहाँ समय लगाती तो फिर जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ के लिए देर हो जाती। वो जो रास्ता है जिसके बारे में आपने बताया भी कि भाई जब देवप्रयाग से आप आगे जाते हो, क्या वहीं से मतलब आप एक चीज़, जैसा आपने कहा खैर सिकनेस थी, लेकिन क्या वहीं से एक चीज़ डेवलप होने लगी थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर चीज़ें अब समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब है और क्यों लोग ये कह रहे हैं कि भाई वेरी वेल मेड पॉइंट रोहित, क्योंकि जैसे ही हमने वो पोर्शन क्रॉस किया तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन पहाड़ों पर, जो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि खुदाई या पहाड़ों को तोड़े जाना, मैं उसे कहूँगी कि आपने हिमालय के सीने में खंजर घोपे हुए हैं। आई मीन लाइक आई डोंट नो लोगों को ये फील होता है या नहीं होता है कि जब आप एक पहाड़ को खोद रहे हैं ना, उसको जब आप किल कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी एक लाइफ है, बिल्कुल उससे उससे जुड़ी हुई एक लाइफ का पूरा एक अस्तित्व है। मुझे तो यहाँ दिल्ली में बड़ी हैरानी होती है, आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते हैं। एक दो बार पता है मैं बहुत दुखी हुई उन पेड़ों के लिए कि यार ये क्या है, बताओ इतना अच्छा पेड़ था। एंड मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, पर मैंने देखा है लोग चले जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। वो शायद एक सेकंड रुक भी नहीं पाते ये देखने के लिए कि ये पेड़ जो यहाँ पर 20 साल से या 30 साल से था, इट इज नॉट देयर एनी मोर, अ लाइफ हैज लॉस्ट। तो मुझे लगता है शायद ये वो संवेदना है जो नहीं है। और जब हम उस रेंज से हम क्रॉस कर रहे थे, तो जब जिस बेदर्दी के साथ वो पहाड़ कटे हुए थे, जिस बेदर्दी के साथ उस पहाड़ से जुड़ी जो वनस्पति थी, उस वनस्पति को जितना नुकसान था, नदी में जितना कूड़ा करकट और मलबा गया हुआ था, वो सब देख के समझ में आना शुरू हो गया था कि दिस इज इट। आज वहाँ के लोग जो कॉस्ट चुका रहे हैं वो इन वजहों से चुका रहे हैं, और कल को ये कॉस्ट इन जगहों से जुड़े हुए लोग चुकाएंगे। सो ये ना एक विशियस सर्कल है जो कहीं पर रुक नहीं रहा है। और मैं आज जो भी बात कर रही हूँ, जर्नलिस्ट होने से भी ज्यादा मैं उत्तराखंडी होने के नाते ये बातें कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे अपने गांव में भी सड़क नहीं पहुंची, और हम लोगों ने कितनी सड़क डिमांड की है, मुझे मालूम है ये बात। पर उसके बावजूद भी क्या वो सड़क इस कॉस्ट पर आएगी कि कल को इस गाँव को नुकसान हो सकता है और ये पूरा गाँव ही डूब सकता है। सो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में क्या हासिल कर रहे हो, किस कॉस्ट पर। और ये जो लाइन मैंने अभी बोली ना, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर लागू होती है। एक टर्म होती है कैलकुलेटेड रिस्क। एग्जैक्टली। तो आप मतलब जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो आज का नहीं है। अतुल सती के जितने भी आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, 2003 से वो लड़ रहे हैं इस चीज पे, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया, राष्ट्रपति ने बोला, अभी भी वहां पर एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। यू वोंट बिलीव, आई विल नॉट नेम द पीपल, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैसेज किया, अब बहुत हो गया, अब वहां से लौट आओ, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नुकसान हो सकता है। और इमोशनल रिपोर्टिंग तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये तो हिमालय है और हिमालय पर तो ये नुकसान होना था। आई फॉट विद द पर्सन, वी हैड आर्ग्यूमेंट, और मैंने कहा कि नुकसान होना था, अग्रीड, पर क्या उसका मतलब ये है कि आप ये सोचकर कि हाँ आज नहीं तो कल ये नुकसान होना है तो आप आज से ही उसको खराब करना शुरू कर दो। ये मतलब ये वही बात हो गई ना कि मरना तो सबको एक दिन है, चलो चाकू घोप देते हैं। अरे या फिर अपनी जिंदगी को जितना डिस्टर्बिंग तरीके से जिया जा सके जी लो आप। मतलब मरना सबको एक दिन, ठीक है, तो नुकसान होगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आज ही किल कर दोगे। एग्जैक्टली, है ना। और उसमें मैन-मेड कितना है, exactly, तो आपको तय करना पड़ेगा। एक पूरी डिबेट चल रही है, एक इकोसिस्टम डेवलप, मैं बार बार इसको इकोसिस्टम बोल रही हूँ। आपको भी ऐसे लोग पता होंगे जो एक अचानक से एक बहस शुरू हो गई है कि ये तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक आपदा है। या फिर एक ये भी बहस का हिस्सा बन रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना है। हाँ। या तो आप ये कहते हो कि आपके यहाँ विकास नहीं पहुंच रहा है, और विकास पहुंचता है तो फिर आप ये कहते हो कि चीजें तबाह हो जा रही है। लेकिन फिर ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको, जैसा आपने कहा कि एक आपको रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या आप इस शर्त पर यहाँ पर विकास दोगे कि आने वाले 20 साल बाद। अब मैं आपको बताता हूँ, जोशीमठ में मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे, 3 से 4 साल गुजारे। मैंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मेरे फादर साहब BRO ग्रेफ जर्नलिज्म इंजीनियरिंग फोर्स में, तो मैं वहाँ पर था। और हमारे घर के ठीक सामने हाथी पहाड़ था। तो मतलब वैसे तो जोशीमठ के जिस घर दरवाजे की खिड़की को आप खोलोगे सामने हाथी पहाड़ ही मिलेगा, लेकिन वो मतलब बिल्कुल एकदम सेंटर था हमारे घर से। और मम्मी और कहते थे कि यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी तो अगले दिन जोशीमठ में बर्फ पड़ जाएगी, ये मान्यता है वहाँ पे, मतलब ऐसा कहा जाता था। सही बात है। जो आप मंदिर गए, शंकराचार्य जी का जहाँ पर है वहाँ पर हम गए, नरसिंह मंदिर गए, बद्रीनाथ गए वहाँ से। तो वो चीज़ें उस समय पर मतलब आप जब देखते हो और आप ये बोलते हो कि भाई अब वो शहर नहीं रहने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इसलिए अपने वीडियो पे माफ़ी मांगी कि वो एक वहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ पे मतलब जिया एक जीवन, और मतलब अगर वो शहर कल के दिन नहीं रहेगा तो हम वहां तक जाकर एक वक्त के लिए उनका दर्द भी नहीं बयां कर सकते। मतलब ऐसी जिम्मेदारी में हम फंसे हुए हैं। तो ये चीज आप इस आर्ग्यूमेंट
पे रही वहां पर, मतलब लोगों ने किया आपसे आर्गुमेंट कि भाई एक ये वाला आईना भी तो है इस पूरी की पूरी बहस का कि भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा या डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर आप लोग ये बोलोगे कि चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं? एक्चुअली इसमें अगेन अतुल सती जी से जितनी मेरी बात हुई मैं उन्हीं के आर्ग्यूमेंट को एक बार फिर लेकर आऊंगी, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि आप हमें डेवलपमेंट मत दो। भाई रोड नहीं होगी, कल को किसी के घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अस्पताल लेके जाना है, हमने देखा है ना, डोली में लेके जाते हैं, चारपाई में, कुर्सी में बिठा के लेके जाते हैं, है ना, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, रास्ते में ही प्रसव हो जाता है, तो सड़क तो सबको चाहिए ना, इसके लिए कोई किसी ने मना ही नहीं की। लेकिन फिर अगेन बात वही आती है कि अगर एनटीपीसी की टनल जोशीमठ के नीचे से जा रही है ना, या सिर्फ आपको जो हेलंग वाला बाईपास है, आपने कुछ किलोमीटर का सफर बचाने के लिए वो बाईपास बना दिया और उसके लिए आपने जोशीमठ की जड़ें खोद दी हैं, ये तो समझने वाली बात है ना कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। और दूरगामी क्या, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके आंखों के सामने इस वक्त है। छोटी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि अरे इस टाइम पे आप सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखिए इसमें किसी विचारधारा की बात नहीं है, इसमें किसी सरकार, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है। सरकारें अलग अलग भी रही हैं, सरकारें अलग अलग भी रही हैं, है ना। इसी जोशीमठ को लेकर जो योजनाएं जिस समय पर आई, तत्कालीन मुख्यमंत्री तिवारी जी थे ना उस टाइम पर, जोशीमठ के लोगों ने आने नहीं दिया, उनको नहीं आने दिया ना। तो आज लोगों को जो लग रहा है कि भाई इन लोगों का विरोध बीजेपी समर्थित सरकार या बीजेपी की सरकार के लिए विरोध है, तो उस समय कांग्रेस की सरकार के लिए भी था। Exactly, मैं वही कहना चाह रहा हूं। सरकार का, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा और उसमें मैंने यही कहा कि उत्तराखंड के लिए सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, सत्ता का चरित्र एक ही रहा है। मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिस समय मैं वहां पर पहुंची, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल एक बात कह रही हूँ कि जिस समय मैं वहां पर पहुंची, मेरे पीछे तो कोई कॉर्पोरेट भी नहीं खड़ा, मेरे पीछे कोई ताकत नहीं है, या मैं किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं तो अपनी कुवत पर वहां गई, बीइंग अ पहाड़ी, कि हमारे लोग दर्द में हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम मैं वहां जाकर खड़ी तो हो सकती हूँ। इवन इफ माई रिपोर्ट डजंट गेट पब्लिश्ड एनीवेयर, मेरी रिपोर्ट को कोई मंच नहीं मिलता, कम से कम जो काम मुझे बेस्ट करना आता है, मैं कम से कम वो तो कर सकती हूँ ना वहां जाकर, चाहे वो दिखे, चाहे वो बिके, चाहे वो ना बिके, आई डोंट केयर। पर मुझे ये था कि मुझे वहां जाना है उनके बीच। जिस दिन तक मैं वहां पर गई, उत्तराखंड की कैबिनेट का एक भी मंत्री वहां नहीं पहुंचा था। उससे पहले तक उत्तराखंड से 5 सांसद आते हैं लोकसभा के, एक भी सांसद वहां नहीं पहुंचा था, इंक्लूडिंग तीरथ सिंह रावत, जिनका वो संसदीय क्षेत्र है। एक भी व्यक्ति वहां, मैंने कैटेगोरिकली मुझे लगा कि हो सकता है शायद मुझे जानकारी ना हो, लेट मी आस्क द पीपल। मैंने कम से कम 10 लोगों से पूछा कि कोई मंत्री आए थे यहाँ पर, सांसद आए थे, तो उन्होंने कहा लोकल जनप्रतिनिधि जो आपके स्थानीय रूप से हैं वो लोग पहुंचे थे, विधायक या जो निगम पार्षद वगैरह वो सब पहुंच गए, उनसे अलग वहां पर कोई नहीं आया। रोहित, ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं शॉक्ड थी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? आपके हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक उस स्थान पर हैं, आदि शंकराचार्य की जो गद्दी है, वो उस गद्दी पर दरार पड़ गई है, तो जो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो लोग जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म को अच्छा समझते हैं, जो धर्म की कथाएं बाँचते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो वहां नहीं आएंगे? और क्यों नहीं आएंगे? एंड व्हाई शुड नॉट वी बी एंगर्ड विद दिस? हैरानी मुझे इस बात पर थी कि जिस समय मैं वहां पर पहुंची, चीफ मिनिस्टर के आने का प्लान शायद बन रहा था, पर वो भी 3 दिन के बाद पहुंचे वहां पर। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि चलिए आप रिपोर्ट्स लगातार ले रहे हैं, या आपका जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप इस स्टेज पर भी पहुंच गए हैं कि अब जोशीमठ में कुछ नहीं हो सकता, वी कांट डू एनीथिंग, इवन इफ यू कांट डू एनीथिंग, आप वहां जाओगे तो सही, कम से कम आप वहां लोगों के साथ खड़े तो होगे कम से कम। सही बात है। एंड ऑल यू कुड डी, वहां पर एसडीएम ने, लोगों ने बताया मुझे, मैं कुछ भी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये जो परिवार था, सकलानी परिवार के घर में सबसे पहले दरार आई थी। तो मैं उनके घर गई, मैंने देखा पूरा, उनकी बच्ची है सुनैना, बहुत अच्छा बोलती है। जब उसने बोलना शुरू किया तो मैंने कहा अब ये तो अनकट जाएगा, मतलब आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड, शी विल टॉक, और ये जो बोलेगी वो चलेगा। वो बच्ची क्या बोली है, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि हमारे पहाड़ के बच्चे थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा पीछे पीछे ही रहते हैं, लेकिन वो जिस तरह उसकी भाषा, उसके शब्द, आई एम सो प्राउड ऑफ माई पीपल टुडे। उनके घर में जाके मुझे पता चला कि एसडीएम ने उन्हें कहा कि अच्छा दरार तुम्हारे घर में आई है तो तुम इसकी छत गिरा दो, मतलब घर का एक हिस्सा तोड़ दो, तो हम इसको तुम्हारी मुआवजा रिलीज कर देंगे। इतनी असंवेदनशीलता लोग कहाँ से लाते हैं? उस बच्ची ने बोला कि मेरे पापा ने गिट्टियां तोड़ कर, सुना मैंने, हमने मजदूरों को हायर नहीं किया शायद कि हमारे कुछ पैसे बच जाएं। हमारे वहाँ ये एक आम चीज है,
कि आप लोगों को शायद कंधे ये पर डाल के बोझा लेकर आते हैं ये सोच के Exactly. कि यार मजदूर को हायर करेंगे तो उससे अच्छा अननेसेसरी एक अपने आप को 50-60 लगा हजार रुपए हो सकता है दिल्ली में बैठने वाले लोगों के लिए 50-60 हजार कुछ ना हो in a नहीं, way. और ये भी हो सकता है कि शायद ये चीजें पता भी ना हो, लेकिन पहाड़ में ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। लोग इसी तरीके से करते हैं कि भाई कैसे एक एक पाई बचाई जाए, अपने आप को यूज किया जाए। और इसीलिए शायद आप देखोगे कि पहाड़ के लोग बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं इन सारी की सारी चीजों में, कि आप घर से लेकर गाड़ी तक एक एक चीज। पॉइंट ये ना कि वो लोग इस लेवल पर उन्होंने अपनी चीजें बनाई, आप उन्हें आज कह रहे हो कि आप अपना घर तोड़ दो, मुआवजा ले लो हमसे। Exactly. लेकिन आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉलिसी, फिक्स्ड प्लान नहीं है ना। तो ये मेरे लिए इतना मतलब शॉकिंग था, और उन लोगों की बेचारगी, उनकी लाचारियत उस वक्त आप समझ सकते हैं इसका अंदाजा। मतलब वो लोग जो आज दुनिया में देश के किसी भी कोने में बैठकर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी जोशीमठ का दर्द नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। आपको दर्द की बहुत आगे की गहराइयों में शायद उतरना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाओगे कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ है। ये कोई तुलना का विषय नहीं है, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगी इस बात को कि we have all seen those pictures. I'm not against anything, okay? कावड़ यात्रा निकलती है, मैं कावड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सम्मान है सबका, है ना। सरकार के चॉपर निकल जाते हैं फूल बरसाने के लिए, अधिकारी बैठ जाते हैं फूल बरसाने के लिए, आप करिए, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन जहां पर लोग मर रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, कैबिनेट के एक भी मंत्री का चॉपर नहीं उड़ पाता वहां पहुंचने के लिए। एक भी मंत्री का चॉपर नहीं मैं कह रही हूँ ठीक है चॉपर नहीं उड़ पाता, हम भी दिल्ली से सड़क से गाड़ी से पहुंचे ना। मेरे पास तो कोई अलग से कोई ताकत या कोई ये नहीं थी ना कि मैंने गाड़ी हायर कर ली, ड्राइवर रख लिया, अपने बूते पहुंची ना। आपको तो फिर भी सरकारी गाड़ी मिली होगी ना, सरकारी व्यवस्था, सरकारी सुविधाएं आपके पास होंगी ना। आप जोशीमठ नहीं जाएंगे, ये मतलब ये क्या तमाशा है। और ये हुआ है, लेकिन उसके बाद जब वहाँ नेशनल मीडिया पहुंचा, जब सब चीजें होनी शुरू हुई, तो फिर उसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, लोग फिर वहां पर जा रहे हैं, टीम्स लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ, देर से ही सही आप पहुंचे, सही वहां पर जो भी है। बहुत अगर हार्श बात बोलूं तो हमारे यहाँ आपको पता है, मतलब पिछली सरकार बनने के वक्त ही एक क्लियर मेजॉरिटी आई, वरना उससे पहले चीजें बहुत ज्यादा 19-20 रहती थी। तो हमने तो ये भी देखा है कि जो निर्दलीय विधायक होते थे, क्योंकि आपको सिर्फ एक विधायक अपनी तरफ चाहिए या 2 विधायक चाहिए, मैंने तो उनकी छतों के ऊपर हेलीकॉप्टर देखे हैं। Exactly. जोशीमठ में हेलीकॉप्टर I know these people also, but हाँ, वही, मैं किसी का नाम ना किसी सरकार पर वो है, लेकिन ये तो हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से चीजें जो हैं इस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो वहाँ के लोग भी हैं वो भी बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि भाई, और मैंने लगातार सुना भी उनकी बातों में ये कि मुख्यमंत्री आए भी तो उन्होंने किस तरीके का दौरा किया। खैर, उन सारी चीज़ों से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जोशीमठ पहुंची, जो कहते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में यूज होता है प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी, क्या मतलब क्या लगा आपको उस समय पे? आपका जो वहां पहुंचकर जो आपका एक पहली ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी जोशीमठ की? जोशीमठ बहुत तकलीफ में था, बेइंतहा तकलीफ में था। आपके शरीर पर एक बहुत गहरा कट लग चुका है और अब उस पर टांका नहीं लग सकता है, और आपको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये जोशीमठ की उस समय की तस्वीर थी। जोशीमठ वाज ऑल अलोन व्हेन आई रीच्ड देयर। जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे चलती है, मतलब अब क्या करेंगे वो बेचारे लोग, कोई नहीं सुन रहा उनको तो क्या करेंगे, है ना। आपने देखा होगा कि देश के कई और हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अगर कुछ परेशानियां होती हैं, लोग किस तरह सड़कों पर उतरते हैं, कितने उग्र प्रदर्शन होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी फूंक दी जाती है, कितना कुछ होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा शहर धरती में समाने को खड़ा है, लेकिन एक उग्र प्रोटेस्ट नहीं हुआ उस शहर से। लोग रात को मशाल लेकर निकले, क्योंकि उनको निकलना पड़ा, क्योंकि टीवी में, मीडिया में विजुअल की एक इम्पोर्टेंस होती है। और अगर वो मशाल लेके नहीं निकले होते तो शायद बहुत सारे लोग दिल्ली से वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये भी एक उतना ही कड़वा सकते हैं। तो मशाल से उन्होंने कोई दुकान नहीं जलाई, कोई दुकान नहीं जलाई, पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम देखते हैं। मेरे इंटरव्यू में जितने लोगों ने फर्स्ट पर्सन अकाउंट दिए, आप उन लोगों की भाषा देखिए, वो कितने सरल, कितने मासूम, कितने निरीह लोग हैं। उनके स्वाभिमान की ताकत बहुत बड़ी है कि वो अपने ही पैसे से अपनी दरारें ठीक करवा रहे थे। उन्होंने एक बार भी सरकार को कोसना शुरू नहीं किया उस चीज़ के लिए। उन्होंने तब भी यही बोला कि हमने अपना रिटायरमेंट फंड निकाल दिया और दरारें भर दी। किसी ने खुद ही सीमेंट घर में घोलकर चीज़ों को सही कर दिया कि हमारे ऊपर ही रात को ना गिर जाए। तो आप सोचिए कि उन लोगों का स्तर क्या है। पहाड़ के जो लोग हैं ना, उनका स्वाभिमान भी पहाड़ के जितना ही ऊंचा और मजबूत है। कितने लोग ऐसे थे रोहित, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने ये पांडे परिवार का इंटरव्यू किया जिसमें वो बुजुर्ग अंकल और आंटी रो रहे थे,
ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे सेटल्ड नहीं है, उनके बच्चे जॉब वॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंकल आंटी ने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे रहते हैं शहर वहर में, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना। तो उस रिपोर्ट के चलने के बाद मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि वी वांट टू गिव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज पीपल, या कई ऐसे लोग थे, जैसे एक कैलिफोर्निया से किसी का ईमेल आया, उन्होंने कहा कि मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, उन्होंने कहा मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरा घर है वहाँ पर जिसपे केयर टेकर एक रहता है, और आप इन लोगों को बोल दीजिए कि मेरे घर में आके रह ले, उनको 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब तक भी रहना है वो वहाँ रह ले, है ना, वी विल I just want to help them. तो ऐसे लोग भी हैं। So, उस रिपोर्ट को देखने के बाद इस तरह की चीज़ आई, लेकिन क्योंकि मैं उस परिवार से मिलकर आई हूँ, मुझे पता है, इवन मुझे भी लगा कि यार अंकल बेचारे उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट फंड जो है वो लगा दिया, तो मैं थोड़ा बहुत अपनी सेविंग्स में से कुछ उनके लिए जाते हुए ना उनके हाथ में पकड़ा के दे जाऊँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को हिम्मत नहीं आई ये करने की कि मतलब मैं क्या कहकर उनको पैसे दूँ और उनको ये लगेगा कि क्या उनका दर्द मैंने बेचा है या उनका दर्द बिकाऊ है, कि उनका दर्द बिका तो उनके हाथ में कुछ 1000 रुपए आप या 1 लाख रुपए पकड़ा कर चले गए। मेरे को हिम्मत नहीं आई अंदर से वो करने की, और मुझे पता है कि मैं जाऊंगी तो वो नहीं लेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं लेंगे। आई हैव सीन सच एग्जांपल्स। एग्जैक्टली। तो उनको आप ये सोचें कि आप उनको और क्या हो रहा है अभी, आपको 4000 रुपए दे देंगे, आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे। अरे किसी का घर जा रहा है, आप क्या बात कर रहे हो, जिस घर में उसका बच्चा पैदा हुआ है, जिस घर से उसकी बेटी विदा हुई है, जिस घर से उनकी माँ की अर्थी उठी है, जिस घरों में उनका खुद का जन्म हुआ है। और ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, मुझे 1-2 यंग लड़के वहां पर मिले, उन्होंने कहा कि मैडम ठीक है कोई नहीं, और मस्ती में, कोई वो किसी ग्रीफ में नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ मैम ठीक है, अब जो किस्मत में था वो तो होना है, अब ठीक है जिस दिन धरती फटेगी समा जाएंगे, लेकिन छोड़ के तो नहीं जाएंगे। दिस वॉज इट। आप ठीक है, आप कर लीजिए, आपको जो सरकार भी तो मतलब ठीक है, वो मतलब जिस तरह की मतलब बातें कही गई है, जिस तरह के ऐलान हुए हैं, वो जैसा आपने भी कहा, वो एक तरीके से जैसे अंग्रेजी में डेरोगेटरी कहते हैं कि भाई मतलब यार बस यही कर सकते हैं आपके लिए, और वो भी कितना सही है उस बारे में क्या ही कहा जाए। लेकिन जब आपने लगातार कवरेज करना शुरू किया, क्या आपको लगा कि वहाँ जाकर मतलब चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये भी देख रहा था कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा ना इधर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है, ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, उनकी अपनी दिनचर्या चालू है, मतलब वो अपनी दिनचर्या पर मशगूल हैं कि भाई काम करना है, जो होगा देखा जाएगा। क्या आपको लगा ऐसा कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या क्या ऐसा भी था कि भाई टीवी मीडिया कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है उसको, क्योंकि आपको टीवी मीडिया की आदत पता है, एक तरीके से हम इस चीज़ को तो जानते हैं कि हम किस तरीके से बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा भी बना देते हैं। क्या आपको ये सारी की सारी चीज़ें लगी वहाँ पर? इस केस में तो उल्टा हो गया ना, हाँ, बड़ी चीज़ छोटी रह गई। ठीक है, इस केस में तो उल्टा हुआ। हाँ। जोशीमठ तो छोटा रह गया ना। मैंने जोशीमठ पहुंचकर जो अपनी डे 2 की रिपोर्ट फाइल की थी शंकराचार्य टेम्पल से, जब मैंने अच्छा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी बीइंग अ जर्नलिस्ट कई बार फील्ड पर पहुंचकर ही आपको बेसिक पता होता है, बट उसके डायमेंशंस कहाँ तक जा रहे हैं, कई बार उसकी ग्रेविटी आपको वहाँ जाकर समझ में आती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड पर उतरना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने शूट किया, पंडित जी से बात हुई जो वहाँ के आचार्य थे, उन्होंने बताया ऐसा है वैसा है, अगेन द सेम थिंग। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब मेरे बोलने के लिए स्पेस नहीं है ना, ही शुड टॉक। मैंने उनका 14 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, हालांकि जो मैंने अभी रिपोर्ट पब्लिश की उसमें शायद उनका 5-7 मिनट का ही यूज़ किया है, बाकी जानकारी मैं आगे अपलोड करूंगी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मेरा भी दिमाग घूम गया उसमें। मैंने कहा हम ये सोच रहे हैं कि जोशीमठ 500 परिवारों का संकट है, क्योंकि उससे पहले अखबारों में जो हेडलाइंस थी, सोशल मीडिया पर जो खबरें थी, या टीवी पर भी अगर वो जो 100-200 खबर में कुछ 50 खबर में चला होगा तो यही था कि जोशीमठ के घरों में दरारें, 500 घर प्रभावित, क्या होगा इन 500 परिवारों का। ये बड़े एक कटु सत्य है, ब्रूटल सच्चाई है, पर 500 नंबर बड़ा छोटा होता है ना दोस्त, तुम भी ये बात समझते हो। 500 नंबर बहुत छोटा है ना, जैसे लोग देखते हैं ना 500, अच्छा हो सकता है शायद देश के मतलब तमिलनाडु या कर्नाटक में अगर किसी ने ये खबर पढ़ी, उसे क्या मतलब, ठीक है 500 घर हैं, देश में हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है ना। ये एक अप्रोच हमारे जो जीवन की आपाधापी है ना, उसमें एक अप्रोच ही आ जाता है। मैं जब वहाँ पहुँची और जब मैंने उस शहर का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है, जिस जगह पर वो है, वहाँ कितने लोग आते हैं, मैंने जब वो सारे डायमेंशंस मेरी आंखों के सामने ऐसे they were revolving that 360 व्यू like I am standing और हर चीज़ ऐसे टाइम लैप्स में मेरे सामने इस तरह से घूम रही है। जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे लगा 500 परिवार,
ये कैसे हो सकता है? 500 परिवार। अगर सिर्फ हिंदुत्व के आधार पे बात करो तो देश में अगर हिंदुओं की 80% आबादी है तो उस 80% आबादी का ग्रेट लॉस इस समय घट रहा है यहाँ पर, और उस 80% आबादी को दर्द नहीं होता? बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में साउथ इंडिया के जो हमारे रावल पंडित हैं वो बैठते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने बसाया, तो साउथ के जो पंडित हैं वो बैठते हैं वहां पर। बद्रीनाथ में साउथ के बहुत सारे वो आते हैं जो श्रद्धालु हैं, है ना, कश्मीर के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं ना, सब जगह पूरे देश से लोग आते हैं। तो आप पूरे देश को ये बता रहे हैं कि ये 500 लोगों की दिक्कत है। मैं वहां गई, मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में ये बोला कि ये 500 लोगों की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत 80% लोगों की है। अगर आपके लिए आदि शंकराचार्य के कोई मायने हैं तो उनकी गद्दी डूब रही है। अगर आपके लिए बाबा बद्री विशाल की कोई मायने हैं, वो अगर आप अपने घर के मंदिर में उनकी एक तस्वीर लगाकर पूजा करते हैं तो आपको दुख होना चाहिए, आपको तकलीफ होनी चाहिए। नरसिंह मंदिर नहीं रहेगा, है ना, नरसिंह मंदिर नहीं रहेगा, जहाँ पर उनकी शीतकालीन सत्र की मतलब जो डोली रहती है, बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी। इनफैक्ट ऐसा है। चलिए, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। वो लोग जो ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, जो शक्ति के रूप में, एनर्जी के फॉर्म में ईश्वर की पूजा करते हैं, जो पहाड़ों में शक्ति देखते हैं, नदी में शक्ति देखते हैं, वायु प्राण देखते हैं, जो इन सब चीजों को देखते हैं ना, उनके लिए देखिए कितना बड़ा नुकसान है। जो वहां पर आकर योग करना चाहते हैं, जो वहां पर आकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो पहाड़ों में बसना चाहते हैं, जो कैंपिंग करना चाहते हैं, जिनको फूलों की घाटी देखनी है, जिनको औली में चीजें करनी, जिन सिख समुदाय के लोग जिनको वहां जाना है, तो 500 परिवारों का दुख नहीं है ये। प्लीज इसे 500 परिवारों का दुख कहना बंद करिए। उल्टा तो वो जो 500 घर जिन पे दरारें आई हैं, वो घर तो आपको वो नींव देते हैं। जहां पर आप होटल जाते हैं तो आपको चाय पिलाने वाला कोई होता है, जहां पर आप कहीं जाते हैं तो कोई गाइड आपको पहुंचाने वाला होता है, कहीं कोई खाना खिलाने वाला आपको होता है, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाए तो कोई आपको वहां से निकाल के लाना। वो लोग तो वहां की लाइफलाइन है, वो जो 500 घर है, उस लाइफलाइन पर संकट है। तो आप ये देखिए कि कितने संकीर्ण नजरिए से जोशीमठ को देखा गया। मैं इसको ये भी कहूंगा कि लोगों को शायद जानकारी नहीं थी, जो हम ये बातें कर रहे हैं कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली, पहला समय लगा जानने में, या 100 किलोमीटर दूर इंडिया चाइना, तो आपको पता है ना, अरुणाचल में कुछ हो जाता है तो एकदम से बात इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि नेशनल मीडिया बिल्कुल सारे डिबेट शो सब कुछ करने लगता है। या फिर गलवान में जो कुछ हुआ, या फिर हम लगातार डोकलम में जो कुछ हुआ, हमको तो सब पता है। लेकिन वहां पर अगर ये कहा जाए कि 100 किलोमीटर दूर, या वहां पे ITBP का जो एक मतलब बेस है, हेडक्वार्टर है, इस तरीके से, तो और जब मैं बचपन में था तो 271 एक कंपनी थी वहाँ पे, मुझे आज तक याद है कि वहाँ पे बड़े से पत्थर में लिखा रहता था 271। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन इस एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप टीवी मीडिया की तरफ से, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि मैंने आपको पाकिस्तान या फिर अयोध्या भी आप गई, या फिर और अलग अलग, जैसे विराट अनुष्का के बारे में भी हमने बात की, या इन सारी की सारी चीज़ों में अलग अलग जगह पर जहाँ भी आप गई कवरेज करने के लिए, उन सारी जगहों में जैसे सब कुछ आपको लोकल कांटेक्ट था, गाड़ी या फ्लाइट से कहीं जाना है, सब कुछ ऑल डन था, होटल्स डन थे। और मैंने देखा भी है क्योंकि मतलब जब मैं आज तक में काम करता था तो थोड़ा सा वहाँ पे एंकर्स की सिटिंग वहीं उसी के आसपास थी, तो मैं देखता था कि किस तरीके से चीज़ें होती है। कई बार जैसे फ़ोन पे बात हो रही होती थी तो पता चल जाता था कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसा, वहाँ पर वैसा। तो मैंने सुनी थी कि कम्युनिकेशन कैसे होता है और फिर चीज़ें कितनी जल्दी तैयार हो जाती हैं, पूरा का पूरा एक मतलब जैसे कहो कि बस आपको बस जाना है, आपको गाड़ी में बैठना है या आपको फ्लाइट में बैठना है और आपको जाना है और उतर जाना है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, हाँ ना, लोकल कॉन्टैक्ट्स है, सब कुछ है। तो एक वो परिस्थिति जिसमें आप पिछले कितने 14 साल जीती हैं आप, मतलब ऑलमोस्ट आपने मतलब अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा, टीवी करियर का एक बड़ा हिस्सा उसी तरीके से जिया। और फिर यहाँ पर कि भाई यहाँ से जब आप बाहर निकली होंगी तो असेस करने के लिए भी कोई नहीं है। और होटल्स का जैसे आपने कल का वीडियो भी मैं देख रहा था, आपके भाई साहब जिन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें की, या फिर जो भी आपके दोस्तों ने जो मदद करी, ये थोड़ा सा आप मुझे डिफरेंस बता सकती हैं? क्योंकि इस डिफरेंस को एडजस्ट करने में कि एक वो जिंदगी थी जो मतलब एक ड्रीम जिसे कहें कि बहुत सारे लोगों का होगा भी कि भाई एक इस तरीके से काम करना है, या बहुत इजी है वो उस तरीके से काम करना, और ये वाली लाइफ, इसको थोड़ा सा बताएंगे आप? एक्चुअली आई डोंट नो आगे के जो शूट्स मैं करूँगी या जिन कवरेज के लिए मैं जाऊँगी उसका अनुभव कैसा होगा। मैंने कहा ना, जोशीमठ मेरे लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, सिर्फ मैं जर्नलिस्ट होने के नाते वहाँ नहीं गई थी, उसके कई और पहलू थे। तो शायद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ बहुत अलग है। जीवन में आगे क्या होगा वो अभी नहीं पता, लेकिन जब मैं गई तो मेरे माइक में शायद सिर्फ एक ID नहीं लगा था, बाकी सब कुछ
जैसा हमेशा था वैसा ही मेरे लिए रहा। मतलब लाइक आई थैंक द ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स, माय फैमिली फॉर ऑल दैट। क्योंकि पता नहीं आप उस पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैंने हमेशा ना एक चीज़ फील की है ज़िंदगी में, जब पता नहीं कुछ चीज़ें ब्लेस्ड होती हैं, आई थिंक हम उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक डिफाइन नहीं कर सकते, बट दिस थिंग, दिस वर्क, दिस इनिशिएटिव ऑफ माइंड वाज ब्लेस्ड। आई वाज जस्ट द मीडियम। हर चीज़ अपने आप होती चली गई। अच्छा, ये मैंने भी फेस किया यही चीज़। हर चीज़ अपने आप होती चली गई, हर चीज़ अपने आप घटती चली गई। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मुझे वहाँ प्लेस कर दिया गया। आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। और इतने सारे राइट मिक्सेस अपने आप नहीं होते हैं, मतलब वो संयोग हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये संयोग नहीं था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इट वॉज लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर जब मैं जा रही थी मेरे दिमाग में कॉस्ट थी उस टाइम पर कि अच्छा मेरा इतना बजट है, मैं इतने पैसे इसमें लगाऊंगी। इसलिए नहीं कि मुझे इन रिटर्न कुछ चाहिए था, बट मैं ये सोच कर गई थी कि अभी मुझे नहीं पता कि मुझे 6 महीने 7 महीने तक कब तक विदाउट इनकम काम करना है। और विदाउट इनकम का मतलब भी ये नहीं होता ना कि आपका इन्वेस्टमेंट है। उसका मतलब भी ये है कि जैसे अगर आपको कभी कहीं से प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो देन यू विल हैव टू पे द पीपल प्रोफेशनली। तो मुझे अगर 6 महीने अभी बिना सैलरी के सस्टेन करना है, या हो सकता है 6 महीने ना हो, वो 8 महीने हो, 1 साल हो, अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है क्या होगा। तो मैंने अपना एक बजट बनाया था कि मैं इतने में काम करूंगी और इतना मैं होटल एंड लॉजिंग में खर्च करूंगी, इतना ट्रैवलिंग में, इतना कार में, इतना जो मुझे खाने पीने का खर्चा है, इस तरह से प्लान किया हुआ था। सो मैं घर से निकल गई और पहले होटल पहुंचे तो मेरा ब्रदर क्योंकि वहाँ पर है, हालांकि उसको भी मैंने यही कहा था कि जो भी तुम बुकिंग करोगे जस्ट पास ऑन थिंग्स टू मी। मैं ये उम्मीद करके नहीं जाऊंगी ना कि ही विल बी लाइक पेइंग थिंग्स। मैं एक्चुअली घर में ना बड़ी रही हूँ, तो it never happened that somebody else spent on me. Yeah. So मेरे को ना वो आदत नहीं है। आई थिंक मैंने 21 साल की उम्र के बाद से मैंने मम्मी पापा से पैसे लेने बंद कर दिए थे। क्या बात कर रहे हो आप? उससे मैं तो आज भी हद से मांगता हूँ। शायद उससे भी पहले से, आई थिंक 17-18 साल से शायद। तो मैंने तब से घर वालों से पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा। कम से कम अपने खर्चे के लिए नहीं लिए हैं। जो बड़े खर्चे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने लिए नहीं लिए हैं। तो मुझे ना वो I don't know how to ask for money. Like I can't do it. It's या फिर किसी ने कर दिया तो लौटाना है। Exactly. Even दोस्त ने भी कर दिया तो भी लौटाना है। वो I don't know, वो settle, वो बड़ी अजीब सी फीलिंग है। मेरे को ना वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए कि मैं कैसे कहूँ। But I'm not comfortable like somebody doing something for me or spending on me. शायद कई बार यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक आत्मिक शक्ति भी देती हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि यू आर इंडिपेंडेंट, आप जो कर रहे हो आप खुद कर रहे हो, और इसीलिए अपने अच्छे और बुरे सब चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हो। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो पहली जगह ऋषिकेश में रुके, वहाँ पर होटल एंड लॉजिंग जो भी हुआ वहाँ पे किया थोड़ा बहुत जितना भी बनता था। फिर वहाँ से हम जोशीमठ के लिए निकल गए। जब वहाँ निकले तो वहाँ भी 2-3 जगह पर हम रुके। साथ में एक भाई मिल गया, वहीं लोकल है उधर, विकेश है। थैंक यू विकेश इफ़ यू आर वॉचिंग इट। तो विकेश क्योंकि वहाँ का नेटिव है और वहाँ पर बहुत सारे ना एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह स्कीइंग करता है, सिखाता है, तो वो उस तरह की लाइफ में एक्टिव है वहाँ पर। ठीक है। तो उसकी आंखों के सामने भी उसका घर, उसका व्यापार सब डूब रहा है। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ना वो जगह बताओ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई लोकल यूनिट नहीं है जो आपको वहाँ पर वो सब कर सके। लेकिन द मोमेंट दे न्यू माई नेम, द पीपल, आई डोंट नो हाउ दे न्यू मी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ज़िंदगी पर बहुत महान काम करती आ रही हूँ, लेकिन सम हाउ दे न्यू माई नेम। क्या पता रहनी गाँव ताज़ा रहा होगा उनके जहन में कुछ तो क्योंकि आपने उस वक्त में भी मुझे याद है कि आप सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही थी, आप गाँव में भी गई। आपने वो स्टोरीज लाइक समहाउ दे न्यू मी। मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। फिर जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो पता नहीं भाषा, मातृभाषा इसीलिए कहते हैं ना, गढ़वाली में बात हुई, जैसे ही बोला तो चीज़ें बस खुलती चली गई। और मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ ये थी, मुझे ना बाद में तकलीफ हो रही थी कि यार मैं क्यों लोगों के पास जा रही हूँ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम दे आर क्राइंग। मतलब वाई, आपको कुरेदना नहीं चाहिए ना किसी के, ऑलरेडी तकलीफ में है, आप जाके उनसे 2 सवाल पूछ रहे हो, उनको और दिक्कत हो रही है। बट मैं सवाल नहीं पूछूं तो फिर कैसे काम होगा ना, ये हमारी जॉब की, ये आप समझ लो मजबूरी है। तो मैं जैसे ही लोगों के पास पहुंचूं, दूसरा या तीसरा सवाल पूछती थी, और उसके बाद मतलब दर्द का एक अंतहीन जो एक सिलसिला कहते हैं ना कि वो मतलब ब्लास्ट जैसे होता है, नहीं जैसे और लाइक अ ब्लास्ट।
हमारी बोली में भी जैसे मुझे याद है कि उन्होंने कुछ कहा और आपने कहा कक बिटिन ई तरफ से आने लगे, तब तो वो जो दरार का आप जिक्र कर रही थी वो, तो शायद उन्हें लगा कि भाई हाँ अब इनके साथ हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं, और एकदम से वो भी एकदम से भावुक थे तो रो पड़े एकदम से। मेरे ख्याल से रात के शायद कितना 8 या 9 बज रहा होगा शायद उस वक्त जब मैं उन लोगों के घर पहुंची थी, मतलब बिल्कुल डार्क अंधेरा था, इसीलिए मैंने उसको 0 डिग्री की रात भी बोला था अपने उस वीडियो में। और वो बेचारे सोने की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पर, एंड दे वर मेकिंग देयर प्लेस कि आज रात को कहाँ सोना है, क्योंकि अब किस हिस्से में दरार आ जाएगी पता नहीं ना आपको, ऑलरेडी उनका 1-2 हिस्सा खराब हो गया। तो मैं वहाँ पहुँची, जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो अंकल पूरा अपना गर्म कपड़ों से अपने आप को लपेट रहे थे, तो मैंने उनको पूछना शुरू किया। तो वो पहले बात करने के लिए नहीं आए, उनको लगा कि अच्छा जैसे रेगुलर मीडिया वाले आते रहते हैं आए हैं, तो मैं अपना ही कर रही थी। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि घर किसका है, तो मैंने कहा एक बार नमस्ते तो बोल ही देती हूँ कम से कम। अब मैंने एक्चुअली जब देखा जाए तो एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए अभी वो सब्जेक्ट है ना, तो मैंने जब उनको देखा तो मुझे लगा कि अंकल तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको देख के कई बार समझ में आ जाता है ना कि ये व्यक्ति बोलने वाला है या नहीं, और आपको भी ऐसे लोग चाहिए ना जो समस्या को सही तरीके से टीवी के लिए एक्सप्लेन कर सके, कैमरे के सामने की बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो लोगों की। सो मुझे वो देख के बिल्कुल नहीं लगा कि वो कुछ कहेंगे, और एक्चुअली कैमरा उस वक्त कहीं और था जब वो आए अंदर, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा कहाँ है, पानी कहाँ से आया था, मुझे वो जगह पहला सवाल मुझे ध्यान है, मैंने कहा पानी कहाँ से आया मुझे वो दिखाओ, तब वो चल कर आया ये बताने के लिए कि यहाँ पे सीलन है इस जगह पर आया। उसके बाद सिर्फ उन्होंने ऐसे ही बोला मेरे इतने पैसे खर्च हुए, रिटायरमेंट का फंड था, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और अब मैं मतलब मेरे सामने मेरी पापा की उम्र के एक व्यक्ति खड़े हैं और वो रो रहे हैं, मतलब मैं अब उनको मैं गले नहीं लगाऊं या मैं उनको उनको ना मतलब बताऊं कि यस यू आर प्रोटेक्टेड, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी सेफ, और इवन इफ नॉट सेफ देन ओके दिस विल बी फाइन, दिस विल बी फाइन। अगर मैं ये ना करूं तो मैं क्या करूं उस टाइम पर, और कैसे ना करो आप, कोई व्यक्ति जो आपके सामने इतनी बुजुर्ग हालत में उस ठंड में ठिठुर रहा है 0 डिग्री में, अपने रिटायरमेंट फंड के ऊपर रो रहा है, आप उससे अगला सवाल कैसे पूछ पाओगे? सही बात है ना। तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है फिर क्या हुआ, मैं शायद पता नहीं मैं अगला सवाल उनको पूछ पाई या नहीं पूछ पाई, या फिर मैंने शायद उनका घर के बाकी चीजें दिखानी शुरू की, और मे बी आई लेफ्ट इट दैट पॉइंट। एक दूसरा कमरा था जहाँ पर आपने वो साइड की तरफ से, हाँ, जहाँ पर तो मैंने सोचा अब ये जो खुद बोलेंगे वही ठीक है, लाइक आई विल नॉट लाइक टच देयर दुखने वाली नर्व को मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगी। सो दैट वाज इट कि वो लोग खुद बोलते चले गए। तो जो आपने पूछा ना कि आपके पास वहाँ पे कोई नेटवर्क, कोई रिसोर्स, कुछ चीज़ें नहीं थी, दिस वाज डिवाइन इंटरवेंशन। पहाड़ों की जो रूह होती है, पहाड़ों की जो ताकत होती है, अगर आप बिलीव करते हैं, आई थिंक यू आर अ पहाड़ी, यू विल बिलीव, आई नो। हमारे ग्राम देवता, हमारे क्षेत्र देवता होते हैं, है ना, हमारे वन देवता होते हैं, हमारे जल भी जो नदियों के जल हैं उनकी भी पूजा और प्रार्थनाएं अलग अलग अवसरों पर होती हैं। आई थिंक उन सब ने मिलकर दे आस्क्ड मी टू डू इट। सो लाइक इन वन लाइन आई विल से दे आस्क्ड मी टू डू इट, they planned for me so I could reach there। और मैं जहाँ जहाँ भी पहुँची वहाँ मैं खुद पहुँचती चली गई। वो मेरा डे प्लान नहीं था, जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है ना, आज सुबह का डे प्लान, हाँ ये है डे प्लान, ये है, ये खबरें होंगी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल स्टोरी ये है, और इतने बजे अपलोड होगी। नथिंग वॉज प्लान्ड, बट इट वॉज प्लान्ड ऑन सम अदर रेल्म, ऑन सम अदर डायमेंशन, ऑन सम अदर स्पेस दैट वी ह्यूमंस कांट अंडरस्टैंड। सो लाइक दिस इज इट। एक ऐसा भी होता है कि जब भी हम पहाड़ जाते हैं, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गांव भी जाता हूँ, या हिमाचल भी जाता हूँ मैं, या जम्मू भी गया था, कश्मीर तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन कभी भी पहाड़ जाता हूँ तो कहीं पर भी जाता हूँ, तो यहाँ तक कि मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था तो वहाँ पे भी मुझे पहाड़ दिख रहे थे। तो मैं एक समांतर चीज़ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, हमारे पहाड़ कैसे हैं, यहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों में उतने पेड़ नहीं हैं। तो कुछ आपने देखा कि जोशीमठ की तरफ जाते हुए जो सारी की सारी चीज़ें थी, मतलब आप खुद से कुछ निकाल पाई उनके लिए कि भाई ये चीज़ किस तरीके से और हमारी चीज़ किस तरीके से अलग है, मतलब कभी आप ऐसा करते हैं? कंपैरिजन इन सेंस ऑफ नॉट इन कंपैरिजन, मतलब कि जोशीमठ किस तरीके से अलग है, जोशीमठ का भूगोल या वहाँ की डेमोग्राफी किस तरीके से अलग है उत्तराखंड के ही अलग अलग हिस्सों से, लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ के पहाड़, वहाँ जैसे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे जोशीमठ में ये जो धसाव की वजह से एक चीज़ मैंने जो नोट करी वो ये था कि आपने वहाँ के
पेड़ों को अगर आपने बहुत गौर से देखा हो तो वहाँ के पेड़ थोड़े से, उनका तना ऐसे कर्व में हो चुका है। तो अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि पहाड़ों में तो पेड़ बिल्कुल ऐसे स्लांटेड रहेंगे लेकिन स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन जोशीमठ तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ आपने नोट करी, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ अलग लगा हो? जैसे हाथी पहाड़ अपने आप में मतलब एक वहाँ का एक लैंडमार्क है कि भाई वो हाथी पहाड़ जैसे ही दिखता है, तो बिल्कुल हाथी जैसी आकृति का दिखता है। तो कुछ ऐसा अलग चीज़ आपको वहाँ की डेमोग्राफी में लगी या ज्योग्राफी में लगी एक्चुअली? या आप ढूंढती हैं ऐसा कुछ? मतलब नहीं, मैंने ये मेरा बहुत पर्सनल है तो मैंने ऐसे नहीं ढूंढा, क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि नया था जो, हाँ मतलब अगेन इट इज ऑलवेज द प्रायोरिटी लिस्ट है ना, कि आप अभी ये प्रायोरिटी है, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो ऐसे मैंने बहुत फोकस करके चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की, पर हाँ मुझे दुख इस बात का हो रहा था जो नुकसान वहाँ पर था। और मेरी नज़र हर बार सिर्फ और सिर्फ जो मैन मेड डिजास्टर वहाँ पर थे या मैन मेड प्रॉब्लम्स जो थी वो उन पर, देखिए इस बात से टोटली आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो क्षेत्र जो बहुत ऊंचाई पर हैं और जहाँ पर हिमालय क्योंकि नए पहाड़ हैं, तो वो जो उस तरह के नुकसान प्राकृतिक पहलू से भी आप पूरी तरह से, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो नदियों का टो कटिंग जो हम कहते हैं कि पर वो अपने तरीके से हो रहा है जो हो रहा है ना। लेकिन अगर आप उसको जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे चोट लगी है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो होता रहेगा, पर आप उसको दबा दोगे तो और ज्यादा परेशान, फिर वो और ज्यादा हो जाएगा ना। ये वही ऐसे छोड़ दोगे तो नेचुरली हील भी हो जाएगा। तो मैंने अब जैसे वहाँ पर हम औली गए, तो औली में मेरे सामने है कि अच्छा यहाँ से इसके बाद नीति और माणा है ना, और उसके बाद फिर भारत तिब्बत का बॉर्डर है। अच्छा यही वो जगह है जहाँ पर भारत और यूएस का जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था फर्स्ट को औली में, एंड देन 9th को तवांग में अरुणाचल में वो घटना घट गई थी। सो पीपल, मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स से कि इंडिया और यूएस का ये देखकर चाइना भड़का और फिर उसने वहाँ पर ये सब किया। तो जब मुझे वो सारी चीज़ें दिखी, जब मैं वो रिपोर्ट कर रही थी, ठीक मेरे सामने एक हेलीपैड वाला एरिया था, तो मैंने पूछा अच्छा यहाँ हेलीपैड बना हुआ है तो कौन कौन उतरता है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा मैडम ये तो वही जगह है ना जहाँ पे वो गुप्ताज की शादी हुई थी। मतलब दिस आंसर्स ऑल। वहाँ पर 200 करोड़ की एक शादी हो रही है उस प्लेन पर, क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि being rich, you have to show your richness in different ways. You have to give different experience to your guest, your family, your people. पर वो experience देने के लिए cost क्या जा रहा है, क्या हम ये देख रहे हैं? जिनकी वहाँ शादी हुई उनको तो पीछे बैकड्रॉप मिल गया भारत तिब्बत बॉर्डर का, या पीछे बहुत ही खूबसूरत नंदा पीक्स जो है वो नंदा रेंज आपने वहाँ देख ली, लेकिन क्या वो जगह ये अफोर्ड कर सकती है कि वहाँ पर आप इस तरह के आयोजनों को अनुमति दे रहे हैं या वहाँ पर बड़े बड़े VVIPs उतर रहे हैं? मुझे नहीं पता लोग पहाड़ों के लिए कितना सेंसिटिव हैं, पर अगर वेस्ट भी छूटा वहाँ पे, उसके बाद वेस्ट छूटा और चॉपर इस रेंज में रेगुलर चॉपर्स के उतरने का मतलब आप समझ सकते हैं द साउंड एंड दैट ट्रैफिक थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। केदारनाथ पे बहुत सारे कदम उठा रखे हैं, आप देखिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे वहाँ पर एक मैन मेड लेक बनाई गई है, उसमें जो है कृत्रिम बर्फ बनाई जाती है ताकि वहाँ स्कीइंग हो सके, क्योंकि बर्फ हमेशा नहीं रहती। तो फिर वो उससे पूरा उसका वो लगा हुआ है, आर्टिफिशियल स्नो, पूरा उसका सेटअप लगा हुआ है, पूरा उसका इक्विपमेंट वगैरह सब लगा हुआ है जो आर्टिफिशियल बर्फ तैयार होती है और फिर वो पूरे पहाड़ी पे स्प्रिंकल होती है। आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग डन, पर आपको ये जरूर दिख रहा है कि क्या जरूरी है और क्या लग्जरी है, उसके बीच एक डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस नहीं हुआ जिसकी कीमत जोशीमठ चुका रहा है। अब अगर हम जोशीमठ में ही जा रहे हैं, एमसी मिश्रा कमेटी अगर ये कह रही है कि एक ही फ्लोर बनेगा, लेकिन अगर वहाँ पे आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आज की तारीख में आपको दिख रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि आपको फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ाना है, इतने पेड़ों का प्लांटेशन होना चाहिए, पर वो प्लांटेशन 1976 की रिपोर्ट आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये तो मैन मेड है ना, इससे आप कैसे इनकार कर सकते हो? या अगर ये कहा गया कि जोशीमठ में आप कुछ भी और निर्माण नहीं करना या वहाँ पे ब्लास्ट नहीं करने हैं, लेकिन टनल्स में तो ब्लास्ट हो रहे हैं ना। सही बात है। अभी आपने देखा होगा इसरो की एक रिपोर्ट आई और रातों रात उसको गायब कर दिया गया कि नहीं अब इसको हटाइए और इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, मीडिया को आप कुछ जानकारी नहीं दोगे, ये वो सब जो चल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि वहां के लोग इस बात का सवाल, वहां के लोग खुलकर कह रहे हैं कि एनटीपीसी को यहाँ से हटाओ, बंद करो बंद करो बंद करो, बट देन अगेन देयर इज अ कवर दैट इज बीइंग गिवन टू एनटीपीसी। और एनटीपीसी कहाँ से संचालित होती है ये तो बताने की जरूरत नहीं। जो लोग वहाँ पे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है वो ये कह रही है कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए जिसमें निष्पक्ष रूप से लोग जुड़े होंगे, ठीक है ना,
क्योंकि अमूमन ये है कि अगर सरकार समर्थित कमेटी है या उसमें वैसे लोग हैं जो सरकार की तरफ से बोलते हैं या प्रो सरकार बोलते हैं, तो क्या इसका फेयर एंड फाइन इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, कारणों को खोजा जा सकेगा, उस पर सवाल है। तो उन्होंने एक प्रॉपर एक उसका आइडिया दिया है कि इस तरह की कमेटी बननी चाहिए जो चेक करे, और एनटीपीसी का रोल क्या है वो जांचा जाए। एनटीपीसी ने तो कह दिया कि नहीं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग वहाँ के लोग बता रहे हैं ना कि भाई जो पानी लोगों के घरों में निकला है उस पानी की जांच हो, निष्पक्ष जांच करवाइए आप, और पता करवाइए कि जो सुरंग में पानी था क्या ये वही पानी है। गांव वाले तो कह रहे हैं कि वही पानी है, पर उस पर एक ऑथेंटिक मोहर भी लगनी चाहिए ना, वो कैसे होगा? तो अगर एक सिस्टम ऐसे काम करेगा कि उसको एनटीपीसी को प्रोटेक्ट करना है व्यापारिक हितों को साधने के लिए, तो वो आप हिमालय के हितों को उसके आगे बौना कर रहे हैं, ये बात आप समझिए। अनफॉर्चुनेटली अब भी नहीं जागे तो भविष्य में क्या होगा? और ये सिर्फ जोशीमठ की लड़ाई नहीं है। जोशीमठ के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप गौचर शिफ्ट कर देंगे, गोपेश्वर शिफ्ट कर देंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग है ना। गोपेश्वर की स्थिति क्या आपने देखा है, कर्णप्रयाग क्या है कि जिस तरह से वहाँ पे जो अभी सड़क पर काम हो रहा है, आप देखिए वहाँ की हालत क्या है, रेल लाइन वगैरह की वजह से। रुद्रप्रयाग की क्या हालत है आप देखिए। तो ऑलरेडी हर चीज बिल्कुल वर्ज पर खड़ी है टूटने के, बिखरने कुमाऊं में भी स्थिति यही है, वहाँ पे भी यही है। सो हर चीज ऑलरेडी टूटने के कगार पर खड़ी हुई है, और अभी भी आपके पास कोई एक फिक्स्ड प्लान नहीं है, आपके पास कोई एक दूरदर्शी प्लान नहीं है। हम अभी सुषमा जी का बयान जो है कितना वायरल हुआ, और सुषमा जी का वो बयान, जब मैं रैणी में गई हुई थी, मैंने रैणी के लाइव में, जब मैं सुरंग के आगे से लाइव दे रही थी, आज तक के लिए काम कर रही थी, मैंने वहां खड़े होकर बोला था कि 2003 में सुषमा जी ने ये बयान दिया था कि गंगा के ऊपर सारे बांध निरस्त किए जाए, है ना। तो ये बयान उस समय भी वायरल हुआ था, ये अब फिर वायरल हो रहा है। ट्रस्ट मी, ये बयान फिर 2 साल बाद वायरल होगा, है ना, क्योंकि ये घटनाएं तो घटती रहेंगी। कल परसों मैंने जो आर्टिकल दिया उसमें मैंने ये चीज लिखी है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब हिमालयी क्षेत्रों में जो घटनाएं होती थी उनके घटने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम थी 2000 के बाद से। आइडियली तो अगर आपका स्टेट बना तो आपकी पॉलिसीज प्रो स्टेट होनी चाहिए ना, हिमालय के हिसाब। इसीलिए तो सारी लड़ाई लड़ी ना कि यूपी की पॉलिसी हमारे ऊपर नहीं चलेगी, हमको पहाड़ वाली पॉलिसी चाहिए, ठीक है ना। तो आप पलायन रोक पाए ना, आप वहां पर डेवलपमेंट कर पाए ना, आप वहां को एक मजबूत ढांचा दे पाए, और तो और प्राकृतिक आपदाओं से भी अब आप नहीं बचा पा रहे हैं। तो पहले जो प्राकृतिक आपदाएं 3 या 4 साल में घटती थी, अब हर साल लगभग एक बड़ी आपदा घट रही है पहाड़ में। क्यों हो रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा ना। अब 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर रोड बन रहा है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रोड और एनी सच प्लान, पर इसको हम थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू से देखते हैं। हमारे जो 4 धाम है वो 6 महीने खुलते हैं, 6 महीने बंद होते हैं जी। 6 महीने लोग वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, भीड़ भाड़ जाती है ना, खूब वहाँ नर्क मचता है, गंदगी होती है, ये होता है वो होता है, टूरिज्म चल रहा है, यात्री पहुँच रहे हैं, सब हो रहा है। 6 महीने सब कुछ शट डाउन है। वो 6 महीने प्रकृति को मिलते हैं खुद को हील करने के लिए, है ना, वापस जो उसके शरीर पर जो जख्म है ना उनको उन पर मरहम लगाने के लिए। अब आपने उसको राउंड द ईयर खोल दिया है। सो व्हाट इज दिस? समझिए, प्लीज समझिए। अब भी नहीं जागे तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ से वापस आते हुए, या मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको, जैसे आपने डिवाइन इंटरवेंशन की बात की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी रही होंगी जहाँ आपने कहा होगा कि यार अब निकलना चाहिए, बहुत मतलब कुछ चीज़ें जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको हिट करी हो, मतलब चाहे वो काम को लेकर हो या पर्सनल लेवल को भी लेकर हो या प्रोफेशनल लेवल को लेकर हो, क्या कुछ ऐसा भी था? मैं वहाँ से लौटना नहीं चाहती थी, आई डोंट नो, बट आई डिडंट वांट टू कम बैक। मैं फिजिकली तो वापस आ गई हूँ, बट जैसा आपने कहा भी कि अभी भी मैं उसी थॉट प्रोसेस में हूँ। there is a part of me that is there, that will remain there obviously, even if the place remains or not। मतलब अब वो हिस्सा मेरे अपने अस्तित्व का वो मेरा है ही नहीं, अब वो वहीं का है। तो अगर मैं जोशीमठ को कुछ दे सकती थी तो मेरे पास जो था सबसे प्रेशियस वो वहाँ रह गया है ऑलरेडी। वापस आना मजबूरी थी क्योंकि मैं 3 या 4 दिन की तैयारी के साथ गई थी, तो इसलिए जब वो सब कंज्यूम हो गया तो देन आई हैड टू कम बैक। लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजर रही थी, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हाउ शुड आई से इट, लेकिन पता नहीं, मुझे शायद वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। आई वॉज एबल टू सी मोर एज कम्पेयर टू द अदर पीपल हु आर देयर। मैं जो आज देख रही थी बाकी लोगों को वो 3 या 4 दिन बाद दिख रहा था। जैसे मुझे याद है कि जो आपने
शंकराचार्य वो जो मंदिर था, आपके जाने के बाद ही हर कोई वहाँ पर जाने लगा और उन दरारों को दिखाने लगा, वो पेड़ की स्थिति दिखाने लगा। हाँ। तो ये सारी की सारी, और कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ बता सकती हैं? अभी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उस पर बिल्कुल एक आप छू सकती हैं उन बातों को जो आप वहाँ पे देख पा रही थी या जो आप कवर नहीं, ऐसा कुछ था कि आप उसे कैमरे पर उस तरीके से नहीं दिखा पाई, या ऐसा कुछ और जो आप शायद छूट गया, जो आप चाहेंगी कि मतलब, ये बताना हाँ, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, बट आई थिंक मुझे नहीं पता कि ये रियलिटी चेक संभव है या नहीं है, लेकिन सुरंगों को लेकर रियलिटी चेक होना चाहिए। मेरे पास वो रिसोर्स और वो ताकत नहीं थी वो करने की अभी, मैं इंडिविजुअल स्तर पर नहीं जा सकती थी, बट उसका रियलिटी चेक अगर, जैसे हम कहते हैं ना, कोई एक स्टिंग होता है, एक मतलब एक वैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, कुछ उस तरह का होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो अब तक दिखी नहीं है लोगों को, तो वो दिखनी चाहिए। रात को वहाँ पर ब्लास्ट की आवाज़ आती है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी सुनी है। अच्छा। हम रुद्रप्रयाग में रुके थे और पहले आवाज़ आई। अच्छा, ये रुद्रप्रयाग की बात है? मैं रुद्रप्रयाग की बात बता रही हूँ। अच्छा, मुझे रुद्रप्रयाग में भी ब्लास्ट हो रहे हैं? हाँ, हम बाहर थे, बहुत तेज़ आवाज़ आई, तो मैंने पलट कर देखा, मुझे लगा शायद, पता नहीं, शायद दोबारा आई। फिर मैंने साथ में जो लोग थे मैंने बोला यार आवाज़ आ रही है कुछ ऊपर से, यार जोशीमठ में कुछ हो तो नहीं गया होगा, ऐसे ही, क्योंकि दिमाग की साइकी उस तरह से ही काम कर रही थी। तो फिर थोड़े टाइम के बाद, लाइक 1-2 मिनट के बाद फिर दोबारा से 2-3 आवाज़ आई, मतलब मैंने 4 या 5 साउंड सुने। अब या तो वो गन शॉट्स हो सकते हैं या वो ब्लास्ट, मतलब वो ब्लास्ट था, या तो फिर जैसे बादल से बहुत गड़गड़ाहट आती है। अब लेकिन वहाँ कोई बारिश जैसा नहीं था, ना बारिश हुई उन रीजन में। मैंने फ़ोन करके, मैंने उसी वक्त फ़ोन किया जोशीमठ में जिन लोगों को मैं जानती थी कि सब ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। सो दे ऑल सेड नहीं, अभी तो ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ थी। तो ये जो ब्लास्ट की आवाज़ें जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनछुए पहलू हैं। और वो, क्योंकि वो क्षेत्र वैसा है ना, मतलब वहाँ पर आपका रात के समय कहीं पर भी होना इतना इजी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो लोग वहाँ हैं, अगर दे कैन फाइंड इट, सो दैट विल बी बेटर, आई गेस। एक मुझे आप जाते जाते बस ये बता दीजिए कि जब आप वहाँ से लौटी तो मतलब क्या, किन किन विचारों के साथ आप लौट रही थी कि यहाँ पर ऑब्वियसली वापस तो आना ही है, लेकिन इस तरह के विचार कि भाई ये अब मैं अगली बार आऊँगी तो ये जगह रहेगी, क्या इस तरह के कुछ पैसिमिस्टिक, जिसे हम नकारात्मक जो मैं कहूँ विचार थे आपके जहन में कि भाई अब जब वापस जाऊँगी तो क्या यहाँ पर वापस आ पाऊँगी, या ये लोग, ये जगह, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसा आपने भी कहा शायद उन्हीं चीज़ों के बीच रह गया है, या मतलब किस तरह के थॉट प्रोसेस में थी आप जब आप, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है, बीच में आप धारी देवी में भी रुकी। I was sad while leaving, मतलब ये पता है बड़ी अजीब सी चीज़ है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट, लेकिन जैसे होता है ना, आपकी शादी होती है तो नहीं, अभी तो नहीं हुई है। नहीं, बीइंग अ गर्ल, अच्छा, तो जैसे आपकी शादी होती है तो आप अपने मम्मी पापा का घर छोड़ते हैं, विदाई का वक्त, फिर आप ससुराल जाते हैं। तो विदाई एक तो वो मेन होती है जब आपकी शादी, जब शादी के रिचुअल्स चल रहे हैं ना, एक तो वो समय है जब आप विदा हो रहे हैं। अब हालांकि अब तो वैसा समय है नहीं कि भाई अब पता नहीं पेरेंट्स को कब देखेंगे, अब वो उस तरह की चीज़ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ समथिंग, क्योंकि आप बचपन से आपको उस थॉट के साथ जो है ना बड़ा किया गया है। सो शादी के बाद भी ना लड़की जितनी बार अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जब लौट रही होती है ना, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। मतलब चाहे आप रोज भी जाएंगे ना, जब आप निकलेंगे तो वो एक अलग फीलिंग होती है, इनडिस्क्राइबेबल, आप उसे बयान नहीं कर सकते। तो जब आपसे कुछ छूटता है ना, तो आप पीछे पलट पलट के देखते रहते हो, बहुत देर तक देखते रहते हो, जब तक कोई आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाए। तो फॉर मी, क्योंकि मैं जहाँ रुकी थी मेरे सामने नंदा पीक्स होती थी, मेरे रूम के सामने का जो व्यू था वही सब हाथी पहाड़ और सब, तो नंदा पीक्स थी। तो मैं हर रोज सुबह उठती थी तो मैं सबसे पहले नंदा पीक्स को देखती थी, और हर शाम जब सनसेट होता था तो मैं नंदा पीक्स को देखती थी। आई डोंट नो, इट वाज लाइक समथिंग टू मी, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। जब सनसेट होता था ना, तो जैसे पहाड़ों से वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ना छाया ऊपर जानी शुरू होती है, जो वो धूप की छाया होती है ना, वो ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, तो सारे पहाड़ों से चली जाती थी, सिर्फ जो नंदा पीक्स है ना उसके ऊपर रहती थी। और क्योंकि थोड़ा सा स्नो भी था उसके ऊपर, तो इट यूज टू लुक लाइक गोल्डन, नारंगी सा जो एक रंग होता है बड़ा, लाइक चाशनी सा, जैसे कुछ एक चीज़ है उसके ऊपर किसी ने ऐसे स्पॉटलाइट डाली हुई है टॉर्च से। वो ना इतना मैग्निफिसेंट होता था, इतना अलाइव होता था, एंड एवरी टाइम जब मैं वो देखती थी ना, तो मतलब आई यूज्ड टू फील समथिंग। So that was something real to me, like some person, something for me. तो मैं जब निकल रही थी ना, तो मैंने आई थिंक
जब तक लास्ट में नंदा पीक्स को देख सकती थी मैं तब तक देखते देखते गाड़ी से बाहर पलटते हुए मैं वो देखते देखते आई। फिर एक टाइम के बाद जब ये होगा कि अब जोशीमठ की बाउंड्री क्रॉस हो गई है, सो आई जस्ट प्रेड कि भगवान सब ठीक रखना। मतलब और एक धारी देवी वाला, अगर आप वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्या माइंडसेट है? मतलब एक तो हमारे वहाँ इस चीज़ को भी बड़ा देखा जाता है कि धारी देवी से जोड़कर वो सारी की सारी चीज़ें, चाहे 2013 में जो कुछ हुआ या उसके बाद अब, तो क्या लोग आज भी उसी एक माइंडसेट है उनका कि भाई ये चीज़ें जो आपने की, मतलब जो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी, शायद उन चीज़ों को लेकर भी अभी भी लोगों का माइंडसेट है कि भाई ये आपने हमारी जो यहाँ पे धारी देवी थी उनको आपने उठा दिया, मंदिर जो है वो डूब गया नीचे, पुराना जो मंदिर था, वो सारी की सारी चीज़ें वो लोगों का बिलीफ तो है वहाँ पर। लेकिन मैं तो अपने बिलीफ की बात करूँगी। मैं पर्टिकुलरली इवन यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट कांतारा एंड द वे दे हैव शोन थिंग्स, तो हमारे यहाँ वैसी चीज़ें हैं, है ना। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि पहाड़ को सबसे ज़्यादा पहाड़ के लोग समझते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पहाड़ की जो अपनी संस्कृति है, जो अपने कल्चर्स हैं, वहाँ के जो गॉड्स हैं, आप उनको उनके नज़रिए से जब तक नहीं देखेंगे ना, क्योंकि अगर पहाड़ की संस्कृति के कोई संरक्षक हैं या अगर उनको कोई बचाएगा तो वहाँ के लोग होंगे। नो वन एल्स कैन डू इट। मेरा ये घर है जिस पर अभी हम बैठे हैं, कभी भगवान नहीं करे कुछ हो, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो जिस तरह से मैं इसको बचाऊंगी, मेरा पड़ोसी तो नहीं बचाएगा ना, या मेरे दोस्त नहीं बचाएंगे। तो वो उनका घर है, वो वहाँ की संस्कृति के रक्षक हैं, वही है सबसे बड़े प्रहरी। इसीलिए अगर वहाँ की कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनाएं घट रही हैं, या वहाँ के कुछ विश्वास हैं या बिलीव्स हैं, उन विश्वासों का जो सिलसिला है ना, वो कितने वर्षों पुराना है, दशकों पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है या 1000 वर्ष पुराना है, वी डोंट नो इट। तो जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को ना पता हो, उसे हमें अपने संकीर्ण नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कल्पवृक्ष है, उसको कह रहे हैं अगर वहाँ के लोग कि ये 2500 साल पुराना है या 3000। मुझे आई एम नॉट अ लाइक समबडी जिसको जूलॉजी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, पर मैं कह रही हूँ कि हो सकता है उस पेड़ की आयु एग्जैक्टली 3000 साल ना हो, लेकिन 3000 साल पहले वहाँ एक पेड़, वैसा पेड़ हुआ हो, वो हट गया हो, उसके बीच से वहाँ दूसरा पेड़ हुआ हो, फिर उसी के बीच से वहाँ तीसरा हुआ हो। बट देयर इज समथिंग विच इज एंशियंट, समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रेशियस। लोग वहाँ के प्रे करते हैं, एनर्जीज तो होती होंगी ना कुछ वहाँ पर, और उस पेड़ ने अगर इतनी चीजें वहाँ पर बदलती हुई देखी हैं इतने टाइम में, इट शुड बी प्रोटेक्टेड, व्हाई शुड नॉट इट बी। तो इसलिए अगर मानिए धारी देवी को भी, जैसे एक गांववासी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हटाना भी था ना तो हमको तो बताते हटाना है। आई डोंट नो अभी कितने पहाड़ी लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, बट स्टिल आई विल से यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे आपके जो देवी देवता होते हैं ना, लोग उनके पास जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो उनको पिछली परंपराओं से बदलनी होती है ना, दे गो, दे प्रे, दे आस्क फॉर इट कि हम ऐसा करना चाहते हैं, कि आपका आशीर्वाद है, ये इस वजह से करना पड़ रहा है। यू नो, दे टॉक टू देयर गॉड्स लाइक लिविंग पर्सन। मेरे घर में हुआ है, मेरे परिवार में हुआ है, हमारे परिवारों में पहले अलग पूजा पद्धतियां हुआ करती थी, है ना। एक समय बाद उनको बदला गया, लेकिन उनको बदलने से पहले गॉड से परमिशन मांगी गई कि हम ये करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं, आपको मना रहे हैं, आपको प्रे कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं ना। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। एग्जैक्टली। हमें नहीं पता कि वो काम करता नहीं करता, बट आपने उन लोगों को वो अवसर ही नहीं दिया कि वैसा वो कुछ कर सकें। सो दिस इज इट। तो इसलिए पहाड़ को लेकर कुछ भी करना है ना आपको, आप प्लीज वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में दीजिए, पैसों के बूते नहीं, शराब के बूते नहीं, कॉन्फिडेंस के बूते, है ना। उनके मान्यताओं पर विश्वास करके उन्हें आगे बढ़ाइए, एंड देन आई थिंक इस तरह के जो बड़े फैसले हैं मान्यताओं से जुड़े हुए या जो चीजें हैं वो की जानी चाहिए। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। और शायद उनसे झूठ भी मत बोलिए, जो मतलब एक आम तौर पर हम चीज़ें देखते हैं, चाहे वो जोशीमठ का मसला रहा हो, चाहे वो धारी देवी का मसला रहा हो, चाहे वो केदारनाथ का मसला रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी की सारी बातों के लिए, और मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इस तरह की और चीज़ें आपकी तरफ से देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए, सारी की सारी वो चीज़ें जो मतलब छूट गई कहीं ना कहीं अभी तक। मैं भी पिछले 5-7 साल से काम कर रहा हूँ, आप जैसे 14 साल ऑलमोस्ट आपको हुए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने देखी और जिन्हें हम हमेशा से बताना चाहते थे और ज़्यादा करना चाहते थे, उन चीज़ों को हम इन दबावों की वजह से या अपनी अपनी जो हमारी मसरूफियत रही उन सारी की सारी चीज़ों की वजह से नहीं कर पाए। तो अब उम्मीद यही रहेगी, चाहे आप मुझे देखें, चाहे आप मीनाक्षी खंडवाल के चैनल को देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से सीधे जाकर आप उनके चैनल पर जा सकते हैं। और उन्होंने जो कवरेज की है पिछले कुछ समय में, जिसको
नेशनल मीडिया ने भी उठाया और जिस तरीके से उन्होंने मतलब जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने दिखाया या जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, क्योंकि सब्सक्राइब मतलब इसे अगर पूरी गणित की तरह से देखें तो 20,000 30,000 का सब्सक्राइबर बेस और हर स्टोरी लाख से पार जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है अगर आप इसे ठेठ यूट्यूब की भाषा में समझना चाहते हैं। और जो लोग एल्गोरिदम और एनालिटिक्स को बहुत गंभीरता से देखते हैं, ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ। और महज हफ्ते भर के अंदर आपका वो आंकड़ा 50,000 के पार कर गया और आप जल्दी से जल्दी सिल्वर बटन की तरफ भी जाएँ और फिर गोल्डन बटन की तरफ भी जाएँ, यही उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहती हैं? Yes, just one thing. Sometimes feelings, आपकी एसोसिएशन आपके लोगों के साथ वो कितनी बड़ी होती है। अगर इसका उदाहरण देना हो तो आई थिंक मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका उदाहरण है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इससे कुछ कमाना है या कुछ हासिल करना है, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और जिस तरह से बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी कॉर्पोरेट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सब कुछ अपने आप होता चला गया। यूजुअली ऐसा होता है यूट्यूब की भाषा में, क्योंकि मैं भी अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो लोग कहते हैं कि वीडियो को अपलोड करने का एक टाइम होता है ना, कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपलोड योर वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू माई चैनल दैट टाइम इज अराउंड 6 और 7 PM। जोशीमठ के वीडियोज़ लेकिन 10:30 के बाद अपलोड हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि आती थी होटल, पूरे दिन एडिट करती थी, फिर वो नेटवर्क नहीं मिलता था, उसको अपलोड करने में समय लगता था। तो हर चीज़ जो बने बनाए सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से हिट होती है, ये सक्सेस उसको मिलता है। जोशीमठ का मेरा सारा कवरेज उसके विपरीत था, हर चीज़ ऑपोजिट थी, लेकिन उसके बावजूद भी द वे इट हैज़ वर्कड फॉर पीपल एंड जोशीमठ की आवाज़ जिस तरह से देश विदेश तक पहुंची उन चीज़ों की वजह से, ये बताता है कि कई बार जो आपका कर्म होता है ना, वो कर्म इस तरह से ब्लेस्ड होता है, आप और लोग आपको जिस तरह से प्यार करते हैं वो सारी परिभाषाओं को तोड़ देता है। तो इस मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन कम से कम इस कवरेज ने यूट्यूब के जो स्टैंडर्ड नियम कायदे जो अमूमन कहते हैं वीडियो वायरल होने के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नथिंग मैटर्ड। लोगों की भावनाओं ने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाया और वो काम ऐसे आगे बढ़ा कि उसने अपने लिए नई डेफिनेशंस सेट की। सही बात है। सो दिस इज इट। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोनों ही चैनल्स को। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, चाहे आप जहाँ पर भी देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।